नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अनंत। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। सबका साथ सबका विकास के दावे के साथ 19 मार्च को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले आदित्य योगीनाथ ने 30 दिन में ऐसे कई फैसले किए जिनसे यूपी की सूरत में कुछ बदलाव दिखा है। इन्हीं 30 दिनों में 3 तलाक की मुखालफत ने एक बार फिर जोर पकड़ा। महिलाओं के अधिकारों को सशक्त होने की संभावना नजर आई। बूचड़खानों पर कार्रवाई से जहां लाखों लोगों के बेरोजगार होने की दलील दी गई, तो वहीं एक समुदाय विशेष के भीतर असुरक्षा की भावना पनपने की बात भी कही गई। पिछली सरकार के फैसलों को पलटा किया तो अखिलेश सरकार की ड्रीम परियोजनाओं पर जांच बैठा दी गई। अधिकारियों पर नकेल कसने की बात कही गई, तो साथ ही पिछली सरकार के वक्त तक धुरंधर समझे गए अफसरों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। अब ये बदलाव प्रदेश के लिहाज से बेहतर साबित होगा या फिर उत्तर प्रदेश की जनता का उत्तम प्रदेश का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? इसको जांचने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन फौरी तौर पर यह आकलन जरूर किया जा सकता है कि इन 30 दिनों में लिए गए फैसलों की दिशा क्या है और प्रदेश किस तरफ जा रहा है। लोकतंत्र में इन्हीं 30 दिनों की समीकरणों को आज समझेंगे। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। इस दौरान योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, पुरानी सरकार के कई फैसलों को खारिज किया है, गड़बड़ी के मामलों में जांच के आदेश दिए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक सत्ता संभालने के 10 दिन बाद हुई, लेकिन इस बैठक के फैसलों ने किसान के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। आइए जानते हैं कि योगी सरकार के वो बड़े फैसले जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार के 30 दिन पूरे हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ 19 मार्च को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने 30 दिन में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसके जरिए सूबे की सूरत बदली जा सके। सिर्फ 30 दिन के कार्यकाल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेने के बाद योगी ने काफी सुर्खियां बटोरी। योगी सरकार के कई फैसलों को जनता ने सराहा तो कई फैसलों पर लोगों के बीच उनकी किरकिरी भी हुई। अवैध बूचड़खानों पर पहला वार। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू हो गई। मीट कारोबारी हड़ताल पर भी गए, सीएम योगी से भी मिले। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार ने प्रदेश के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के सभी बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। आपने देखा कि उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई। इसके बाद मीट कारोबारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की और मीट कारोबारियों से काम पर लौटने को कहा। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी जाति धर्म देखकर कार्रवाई न करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। किसानों की कर्ज माफी। 4 अप्रैल को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही योगी सरकार ने किसानों का 1 लाख तक का फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत योगी सरकार ने किसानों का 36,359 करोड़ का कर्ज माफ किया। इसके अलावा सरकारी केंद्रों के जरिए किसानों से सीधे गेहूं खरीद का भी सरकार ने फैसला लिया। हमने कहा भी किसानों को जहां से लाभ मिले किसान वहां देने के लिए स्वतंत्र है, हम उसको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका कोई नहीं खरीदेगा हम उसका गेहूं खरीदेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता में है, उसको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। गन्ना किसानों के अच्छे दिन। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द कराने का फैसला लिया गया है। पिछली सरकार ने चीनी मिलों को जो अवैध तरीके से बेचा है, सरकार उसकी सीबीआई जांच करवा सकती है। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने दावा किया है कि सरकार के नेतृत्व में 80% समूहों का भुगतान हो चुका है। यूपी में सभी पशुओं का मुफ्त इलाज होगा और जितने भी महंगे एंटीबायोटिक है वो निःशुल्क दिए जाएंगे। अब खरीद के बाद गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर करना होगा। हम लोग पहले इस बारे में आदेश जारी कर चुके हैं। 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करना ही होगा। आलू उत्पादकों को भी बड़ी राहत।
प्रदेश सरकार ने सूबे के आलू उत्पादकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के किसानों से बचे हुए आलू 487 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदारी एक एजेंसी करेगी। इससे उनके बचे हुए आलू बर्बाद नहीं होंगे। तो ये थे योगी सरकार के 5 बड़े फैसले जो आने वाले दिनों में जनता की तकदीर बदल सकते हैं और इसका सीधा असर भी दिखने लगा है। आकांक्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हम तो जुड़े हुए हैं और जल्दी ही बीजेपी के मेहमान हम तो जुड़ेंगे। अब तक चंद्रशेखर पांडे हैं समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार और जल्दी हमारे साथ दिनेश सिंह होंगे बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत चंद्रशेखर पांडे जी आपसे करूंगा। पिछली सरकार में आपने विकास का जो ग्राफ आप लोगों का देखा, खुद का देखा, काम ने कितना बोला, लोगों को संतुष्ट कितना किया, ये आपने देखा। अब एक महीने का लेखे जो कि अगर बात करते हैं, कैसे आप देखते हैं इस महीने को? देखिए अनंत जी, हमारी निगाह से सबका अपना नजरिया है। पहली बात तो ये बहुत छोटा पीरियड है, लेकिन जो आपका मेन टाइटल थी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, तो मैं उस निगाह से बहुत ही खराब मानता हूं। कारण ये है उसमें कि देखिए उत्तम प्रदेश या एक अच्छे जो भी शासन काल के लिए 2 चीजें बड़ी प्राइमरी होती हैं। पहली है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है वहां का डेवलपमेंट और जो विकास कार्य चल रहे हैं उन 2 दिशाओं में बहुत तेज और अच्छा कार्य होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में आप लगातार देख रहे हैं कि ये 30 दिनों के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है। करीब हमें याद आ रहा है, करीब ये जब बहन मायावती जी का कार्यकाल का कुछ हिस्सा था, यानी कि करीब 6 सालों बाद वो दौर 1 महीना वापस आया है, जिसमें कि एक दिन में 3 से 4 विधायकों ने सीधे पुलिस के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया। मैं आप ही के चैनल पे उस दिन मौजूद था, आप ही ने रिपोर्ट दिखाई थी कि सीतापुर में एक विधायक ने एसपी को मार रहे थे, एडीएम के बीच बचाव किया। ऐसे ही बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर लगातार घटनाओं का अंबार रहा है। और इन सब के अलावा में एक जो दूसरे हैं जो अघोषित तौर पे एक नए सिविल पुलिस निकल के आई है, जो थानों के हिस्ट्री सीटर थे, वो अनेक वाहिनियों के रूप में अध्यक्ष और प्रदेश से लेकर के जिला लेवल पे अध्यक्ष बनकर के सिविल पुलिस नई जनरेट हुई है, जो ऑलरेडी वो क्रिमिनल हैं, वो सिविल पुलिस के रूप में आए हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी घातक स्थिति है। अब हम सरकार के अगर लॉ एंड ऑर्डर पे किए गए कुल कामों का लेखा जोखा देखें तो वो एक ही आता है, वो है एंटी रोमियो स्क्वाड, जो एक 10-90 जैसी एक बेहतरीन और वैज्ञानिक पद्धति से बनी हुई एक योजना को खत्म करके उन लोगों को एक ये अवैज्ञानिक तौर से सड़कों पे खड़ा किया गया, ये मान करके कि उनकी निगाहें इतनी तेज है, वो दैवीय शक्ति से भांप लेंगे कि कौन सा व्यक्ति रोमियो है और कौन सा व्यक्ति अपनी बहन के साथ घूम रहा है, और उसको थाने पे ले जाके बंद करेंगे और दैवीय शक्ति से जान लेंगे। ये है लॉ एंड ऑर्डर का विषय। दूसरा विषय जो होता है डेवलपमेंट का, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट पे आपको भी संदेह नहीं होगा। पूरे आप अपने पत्रकारों से मैं चाहूंगा कि आप अपने रिपोर्टर से, और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पता लगवा लें कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं 80, 90, 95% नहीं बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट 99.9% जो कोर सैंड से जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो, हर प्रकार का निर्माण कार्य 99.9% बंद हो चुका है। उसका कारण यह है कि जो कोर सैंड का रेट है, जो रेट 30 से 40 रुपए होता था, वो रेट इस वक्त 250 से लेकर 350 रुपए फीट में है। कई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट बॉडी के कंस्ट्रक्शन है, वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपनी सिक्योरिटी फार्मिंग करा करके। ठीक है चंद्रशेखर जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। एक पॉइंटर आपके मेरे पास आ चुके हैं। हिलाल साहब आपके पास मैं लौटूंगा। छत ढाला, आधी छत रोके पड़े हैं। ये है डेवलपमेंट की स्थिति। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन दोनों रुक जाने के कारण लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट बहुत बुरी दशा में है, जो बेहद तो तत्काल इस पे। ठीक है चंद्रशेखर पांडे जी, वापस लौटूंगा। हिलाल साहब आपके पास मैं लौटता हूं। 27 साल यूपी बेहाल किनारे के साथ आप लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने ताल ठोकी थी। 1 महीना मौजूदा सरकार को गुजरा है, कैसे आप देखते हैं, क्या आकलन कांग्रेस की तरफ से रहता है इस चीज का? आनंद, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि 30 दिन हुए और 30 दिन के अंदर अभी तक की जितनी भी योजनाएं घोषित की गई है, उन घोषणाओं को जमीन पे उतर के आना है, और जब वो घोषणाएं जमीन पे उतर के आएंगे तो उसका मूल्यांकन करना ज्यादा बेहतर होगा। अभी तक की जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उनमें से कोई भी जमीन पे उतर के नहीं आया है जी। हम इस बात से चंद्रशेखर जी की पूर्णतः सहमत है कि जो चीजें जमीन पे उतर आई हैं वो क्या है। जो चीजें जमीन पे उतर के आई हैं वो ये है कि सारा का सारा पुलिस महकमा एंटी रोमियो को पकड़ने में लग गया और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई।
जिंदा आदमी जो है वो मुख्यमंत्री जी के गृह नगरी में ही एक गाड़ी के अंदर बैठाल के फूंक दिया गया। ये जो है ये कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा परचम जो है वो दिखाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के समय आने के बाद हुआ है। जिस तरह से विधायक जो है वो पुलिस वालों के पर हावी हो रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, अपने आप में ये एक बड़ा विषय है, सोचनीय विषय है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि जितनी तेजी से बेरोजगारी इस एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है, वो भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए, जितने भी वो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं थे वो बूचड़खाने बंद होने चाहिए, बात बिल्कुल जायज है। जितने भी वो लोग जो कि गैर लाइसेंसी तौर के ऊपर अन्य तरह से इसके क्या नाम है मीट इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं, उनके सबके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई एक तरह से देखा जाए तो दिखती जायज है कि साहब अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको जो है वो किसी तरह से व्यापार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें उनकी गलती कितनी थी? क्या लाइसेंस इशू करने के लिए सरकार को उनको कुछ वक्त देना ठीक नहीं होता? उनको वक्त देना चाहिए था कि वो कोई ना कुछ वक्त दे, जिससे कि आप जो है वो उनको एक टाइम में कितने टाइम में आप अपना काम पूरा करके लाइसेंस दें, अन्यथा आपको बंद कर दिया जाएगा। कि जो गाइडलाइंस लागू कराने की बात की जा रही है, 2006 में गाइडलाइंस आई थी, जबकि 2006 में केंद्र सरकार को एक गाइडलाइंस लागू करवानी थी। केंद्र में कांग्रेस थी, कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था उस मौजूदा सरकार के, उस वक्त जो सरकार थी सपा की, चंद्रशेखर पांडे वहां से बैठे हुए, जवाब इनसे भी चाहूंगा कि उस वक्त कहा गया था कि अवैध बूचड़खाने जितने भी हों उन सबको बंद किया जाए। 2.5 साल का वक्त अंतराल उस वक्त उनके पास भी रहा, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। अब कितना वक्त लगातार हम देते जाएंगे आखिरकार? 2006 से 17 तक नहीं हुई, अब से 14 से 17 तक नहीं हुई। जी आनंद जी, आपकी ये बिल्कुल जायज बात है कि जो वक्त की बात है, बूचड़खानों को लेकर के जो उसके समय की बात है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो एनजीटी के गाइडलाइंस हैं जी, वो गाइडलाइंस को फॉलो करना जो है वो अपने आप में बहुत सरल कार्य नहीं है। उनको फॉलो करने का मतलब ये होता है कि जितने भी ये छोटे व्यापारी हैं इनके सबकी दुकानें बंद हो जाए और केवल जो बड़े व्यापारी हैं या जो बड़ी बड़ी चेन्स लिए बैठे हुए हैं सिर्फ वही उस गाइडलाइन को पूरा कर सकते थे और तभी उनके जो है वो कार्य आगे बढ़ सकते थे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है अजय जी, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। हिलाल साहब ने कहा कि भाई छोटे व्यापारी हैं, हम अपनी बात जी एक मिनट में हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। देखिए, तो इससे क्या हुआ है कि पूरी तरह से बेरोजगारी वहां फैली हुई है। जहां तक कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी जो नोटबंदी हुई है उससे उभर भी नहीं पाई थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दूसरा झटका जो है वो इस सरकार के आने के बाद लगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज की तारीख में 60% मजदूर जो है वो कार्य करते हैं। जो कुल मजदूर है उसके 60% जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, सारे के सारे घर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि जो काम इस नाम से किया जा रहा है कि विकास करना है, जनता का भला करना है, वो कैसा विकास है, वो कैसी जनता की भलाई है जिसके अंदर जनता जो है वो भुखमरी की तरफ चली जा रही है। ठीक है साहब, इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल ज्यादा किसानों को लाभ नहीं स्लॉटर हाउस की बात जो उठाई थी, अजय जी आपसे मैं जवाब चाहूंगा। खिलाल साहब का कहना यह है कि भाई अगर नई नियम जो नीति और नियम जो लागू किए जा रहे हैं, जो कि 2006 में आए थे, उनके चलते हुए जो मध्यम वर्गीय और जो छोटे जो व्यापारी उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन सवाल फिर वही ये भी है ना कि नियम शर्तें लागू एनजीटी की तरफ से वही कराई जा रही हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, जिनमें कि किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है उस मांस में नहीं होगा। अगर इन्फेक्शियस चीजें आप सर्व करेंगे तो इसका मतलब बाकी लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। निश्चित रूप से आनंद, देखिए बूचड़खानों में बंद करने की बात किनकी थी? अवैध बूचड़खानों, वैध नहीं। जो अवैध हैं, जो बिना किसी लाइसेंस के और बिना सामान प्रक्रिया, साफ सफाई का और सारी चीजें जो है उसमें जो है कि हेल्थ ऑफिसर जो है वो नगर निगम का जो है वो जांच करेगा, पशु का डॉक्टर जांच करेगा, वो सारी चीजें अवैध बूचड़खानों में नहीं थी। तो बंद करने की बात अवैध बूचड़खानों। अब जहां तक वैध बूचड़खाने, उनके लाइसेंस रिन्यू करने की एक प्रक्रिया है, उसमें जो भी सिस्टम है, क्या उनके यहाँ एयर कंडीशन लगा है, क्या सफाई है, वो जिन्होंने भी भरा है, मैं समझता हूं कि उनका रिन्यूअल हो गया। उसके रिन्यूअल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, उसकी बाकायदे एक गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ जो बात थी अनंत, वो अवैध बूचड़खाने, अवैध खनन। हम तो एक चीज और देख रहे हैं अनंत, थोड़ा सा पीछे जाएंगे,
जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब मायावती ने यह कहा था कि 6 महीने के बाद हम इनकी समीक्षा करेंगे। आज विचित्र स्थिति है कि हम 30 दिन में, पहले 100 दिन में होती थी, आज हम 30 दिन में इस सरकार की, योगी सरकार की समीक्षा करने बैठे हैं। तो मैं एक चीज देखता हूं, अगर कोई नेतृत्व में नेता है, उसकी नीयत साफ है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है और उसकी नीतियां सही है, तो उसको समय देना चाहिए। लेकिन जहां समय से देना चाहिए जी, लेकिन कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है, तो शायद जनता का पिछली सरकारों पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए प्रत्याशित मैंडेट इस सरकार को दिया गया और लोग चाहते हैं कि भाई बेहतर काम यहाँ पर हो। निश्चित हर अपेक्षाएं जितनी तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन एक चीज है, जो भी निर्णय ऊपर लेवल पर हो रहे हैं वो नीचे तक क्रियान्वित अभी तक नहीं हो पाए, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत से निर्णय लिए गए, वो ठीक है कि स्कूलों में समय से टीचर आने लगे और ऑफिसेज में आने लगे, एक मैसेज तो चला गया है, लेकिन जैसा हमारे चंद्रशेखर जी ने कहा बिल्कुल सही है, निर्माण कार्य ठप है, निर्माण कार्यों में जो भी थी, अभी देखिए गोमती रिवर फ्रंट का एक पुल तोड़ दिया गया था, उस समय तोड़ दिया गया, वैसे ही टूटा का टूटा पड़ा है। अगर योजना नहीं चलानी है, खत्म करनी है, तो उस पुल को तो कम से कम बनवाने में प्राथमिकता की जाए, लेकिन केवल और केवल जांच के नाम पर योजनाओं को टाला जाए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन हाँ, नीचे संदेश जा रहा है, संदेश गया है, क्योंकि नेता नियत, ठीक है, क्षमता और अजय जी अनुभव बेहतर है आपके पास। सरकार अपने कार्यशैली जो बदली है और कार्यशैली का इम्पैक्ट कितना पड़ा आपने देखा है। जो गोमती रिवर फ्रंट की बात आपने कही है, इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले की बात कही, क्योंकि जितना वक्त शुरुआत में तय किया गया था उससे कहीं ज्यादा वक्त लगा। शुरुआत में जो बजट तय किया था तकरीबन 3 गुना बजट उसका कब तक खर्च हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा पूरा अभी तक वो नहीं हुआ है। तो बेहतर क्या रहता है कि जो काम चल रहा है उसको चलने दिया जाए, फिर काम रोक कर पहले जांच की जाए, जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए, ताकि अगली बार जिनको अपॉइंट किया जाए उनके पास एक पहले से मैसेज हो कि गड़बड़ करोगे तो फिर हश्र ये होगा। नहीं, बात सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये सही बात है कि जो बजट बना था, जो एस्टीमेट पहले बना था, उससे कई गुना, अब मुझे भी खुद आश्चर्य होता है, गोमती रिवर फ्रंट में 86 करोड़ रुपए का पानी छोड़ा गया। अब आप देखिए 86 करोड़ का पानी कहां से ला करके छोड़ा, ये तो जांच की विषय है। लेकिन हम दूसरी चीज, उसमें कहीं असुविधा अगर हो रही है, उसको मैंने एक पुल की बात की कि एक पुल तोड़ दिया गया है, उसके कुछ हिस्से तोड़, पुल बीच में है, दोनों किनारे तोड़ दिए गए। अगर अब उसकी वजह से क्या है, जनता को 1.5-2 किलोमीटर हो करके जाना पड़ता। मेरे कहने का केवल है कि जहां अवरोध है उनको सही किया जाए, बाकी जांच की जाए, योजनाओं में लोगों को बताया जाए कि किस किस तरह। अब जहां झंडा ही 2 लाख का एक झंडा लगा दिया जाएगा, जनेश्वर मिश्र पार्क में बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाएंगी और आधा-धुंध पैसा खर्च हुआ, कितनी कमीशनबाजी हुई, वो जांच का विषय, जांच होना चाहिए। और हर सरकार जब बदलती है तो जांच होती है, लेकिन जांच के बाद उनके क्या, क्योंकि ऑफिसर सब, ज्यादातर ऑफिसर अभी वही हैं। एनडीए का वीसी कल चेंज हुआ, जिसपे आरोप है, तो आप किस तरह से कहेंगे यही ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी अभी भी उसी तरह से हावी है। जी ठीक है, चंद्रशेखर पांडे जी, एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि जिस वक्त अब ये जो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया है, जिन अफसरों को बेहद काबिल आपके टाइम पे समझा जाता, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में समझा जाता था, उन तमाम लोगों को मौजूदा सरकार ने आते ही वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। इसके पीछे का क्या कारण आप देखते हैं? देखिए अनंत जी, पहली बात तो मैं ये पूरा एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर के योगी जी की सरकार है, उनको पूरा अधिकार है और निश्चित रूप से कि प्रशासन को, शासन को जैसे चाहे शासन उसको चलाने का अधिकार होता है, ये उनकी इच्छा है। इसमें हमें कोई जैसे चाहे वैसा अधिकार नहीं होता, आपको लोकतांत्रिक तरीके से चलाना होगा, जनता के लिए ही आपको चलाना होगा, बिल्कुल ये शर्तें रहती हैं। लेकिन हमारा जो एक हमारा उसमें एक अनुरोध है और हमारी एक समस्या है, हमारा सिर्फ 2 चीज कहना, जैसा भी अजय भाई ने कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। देखिए सिर्फ एक जो पुल है, रियली वो बड़ा अजीब स्थिति में है कि उसका कंस्ट्रक्शन 3 महीना के आसपास में हो गया, 2.5 महीने से चलिए, उधर मान लीजिए आचार संहिता था, अधिकारी कंफ्यूज थे, 1 महीने से तो क्लियर कट आपकी गवर्नमेंट रन कर रही है। उसके अलावा में 12 नाले वहां ऐसे हैं जो हर मिनट लीटरों पता नहीं कितना गंदा पानी दे रहे हैं, उनमें से 4 नालों का बेस तैयार है, आगे का काम होना है। हमें यह नहीं समझ में आ रहा है उन 12 नालों को रोकने का क्या वजह है।
कोई जांच करानी है आप बड़ी जांच कराइए, सीबीआई को ट्रांसफर दीजिए और कहीं अमेरिका वगैरह से जांच कराइए। वो सारे लोग भारत के ही हैं, उनका पासपोर्ट जब्त करके उन्हें साइडलाइन कर दीजिए, पर काम रोकने का ये नहीं मोटो समझ में आ रहा है। अगर ये जांच मान लीजिए 6 महीने, ठीक है सर, कुछ ही वक्त में बीजेपी से दिनेश जी हमारे साथ होंगे, उनसे इस बात का जवाब चाहेंगे कि भाई ऐसे नालों को क्यों नहीं रोका जा रहा। लेकिन जो सवाल मेरा आपसे था चंद्रशेखर जी, सवाल यही था कि आपके कार्यकाल में जिन ब्यूरोक्रेट्स को एकदम बेहतर पदों पर रखा गया था, बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, इस सरकार की आती है उन सबको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। इसके पीछे कारण मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी निगाह में क्या कारण है। अनंत जी बिल्कुल आपको मैं बता दूं, मेरी करीब 20 कम से कम 20 पुलिस अधिकारी जो छोटे से लेकर के बड़े स्तर पे आईएएस से बात हुई है, और कई जो मतलब अच्छे लेवल पे जिले लेवल के पद होते हैं उन लोगों से इस दौरान 1 महीने में बात हुई है। सबके एक बड़ा अजीब से सवाल थे। हर किसी का कहना यह था कि भाई मुझे ये क्लियर कट मैसेज है, ऊपर से मुझे ये बता दिया गया है कि आप बेईमान हो, चोर हो, आपको जाना है। इसके बावजूद भी हम ही से बोला जा रहा है कि अगले 100 दिन का प्रपोजल आप लाओ, अगले 500 दिन का प्रपोजल लाओ, कुछ प्लानिंग बना के लाओ। उस सबकी समस्या ये है, हर अधिकारी बड़ा कंफ्यूज था कि या तो आप भरोसा तब तक करो जब तक कि जांच में हम दोषी ना पाए जाएं, और या तो फिर हमको साइडलाइन कर दो नए आदमी से जिससे आपको आगे काम लेना, उससे प्लानिंग बनवाओ। आप सबका ये कहना था भाई प्लानिंग आप हमसे बनवाते हो और काम करवाने का जिम्मा दूसरे को डालोगे। दूसरा जाहिर सी बात है कह देगा कि साहब ये जो प्लानिंग बनी थी ठीक नहीं बनी थी, इसमें तो काम ही नहीं हो जाएगा। ऐसे में क्या जो ये 1-1.5 महीने में ये जो रात 2-2 बजे तक की विभाग कसरत कर रहे हैं, ये पूरी कसरत व्यर्थ नहीं हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता का समय की चंद्रशेखर जी, सवाल मेरा आपने दिया नहीं, सवाल का जवाब। हिलाल साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर प्रकाश डालेंगे इन तमाम चीजों पर। उससे पहले दिनेश जी हम तक जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। दिनेश जी, स्वागत है आपका। सर, 30 दिनों की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा जल्दबाजी जरूर है, लेकिन दिशा निर्धारण जरूर हम ये सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दिशा में प्रदेश जा रहा है इन योजनाओं के चलते हुए। जो पहली समस्या बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से उठी है, वो ये उठी कि लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट दोनों बदहाल हो चुके हैं इन 30 दिन के भीतर। अब असल में इनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार अगर पूछिए तो इन्हीं 2 मुद्दों पे इनकी सरकार गई है जिसकी चर्चा आज कर रहे हैं। आप किसी भी आम पब्लिक से आप पूछिए कि 1 महीने की सरकार है, कल 1 महीने इसके पूरे हुए हैं, 1 महीने की सरकार की उपलब्धि क्या है? हम कह रहे हैं कोई भी सरकार, जहां जहां भी दूसरे दल की सरकार है, और नहीं तो समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो अपने 30 दिन की सरकार जब इनकी बनी थी, उस 30 दिन की उपलब्धि आप बता दें और हमसे आप 30 दिन की उपलब्धि आप ले लीजिए, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि पहले दिन से ही कानून और व्यवस्था में रचनात्मक सुधार देखने को मिला है। आज महिलाएं बेखौफ होकर अब सड़कों पर घूमने के लिए तैयार होकर जाने लगी हैं। आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे कहा था, या तो आप कानून के रास्ते पर आ जाइए, या तो आप प्रदेश को छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आपकी जगह 2 ही बचती है। तो निश्चित तौर पर एक कड़ा संदेश है और उसका अनुपालन इस सरकार कर रही है। सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, जितने माफिया थे उनके भी, या तो जेल देखिए बदलने का काम किया जा रहा है, वो कोर्ट का शरण में जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल रही। तो मैं ये मानता हूं सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन दिखना शुरू हो गया है। और पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली देने की व्यवस्था करेंगे, और जिला मुख्यालय बिजली की बात हम लोग करेंगे। हिलाल साहब, आपने भी सवाल उठाया था लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, दिनेश जी के जो जवाब रहा है संतुष्ट हैं आप? देखिए अनंत, हम दिनेश जी की 2 बातों से पूरी तरह से सहमत हैं। पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि 30 दिन में किसी भी सरकार का मूल्यांकन करना जो है वो जल्दबाजी है जी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 30 दिन में समझते हुए, जानते हुए, देखते हुए लग जाता है कि साहब आपको कौन ऑफिसर्स हैं जिनसे काम कराना है, कौन वो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, किसको आपको बाहर भेजना है, किसको अंदर करना है, इसके अंदर समय लगता है। ये बात दिनेश जी की बिल्कुल 100% सही, ठीक है। लेकिन सिर्फ जो अगर कानून व्यवस्था के ऊपर हम बात उठाते हैं या जो हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उसका कारण ये है कि आपने पूरा का पूरा पुलिस महकमा जो है वो सिर्फ एक कार्य में लगा दिया।
वो कार्य ये था कि जितने भी रोमियो हैं उनको आप पकड़िए, उनको जो है उनको आप तफ्तीश कीजिए, और उसकी वजह से जनता जो है वो काफी परेशान भी हुई है। उसके अलावा एग्जाम्स चल रहे थे, बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे, किस तरह से नकल हुई है हम सब ने देखा। शासन प्रशासन जो है वो कहीं भी उसके अंदर हमको एक्टिव नहीं दिखाई दी, कहीं देखने को नहीं मिला कि शासन प्रशासन ने उसको रोकने की कोशिश की हो, जबकि प्राथमिकता के आधार पर हमारी समझ से वो बड़ी प्राथमिकता थी, कुछ समय की बात थी। अगर उसको जो है वो ठीक से देख लिया गया होता तो एक स्वच्छ और साफ एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराए जा सकते जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप जो है वो पुलिस को सिर्फ एक काम में लगा देंगे तो बाकी जगहों पर निश्चित रूप से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बाकी जगहों के ऊपर अपराध जो है वो बढ़ेगा। तो यहां बात सिर्फ इसकी आती है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज उन जगहों के ऊपर केंद्रित कर दी है। वापस लौटूंगा अजय जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आंकड़े आपसे, एक सेकंड और लेंगे, 30 दिनों के अंदर, और चूंकि एंटी रोमियो स्क्वाड में काफी पुलिस फोर्स को लगाया गया, खिलाफ साहब वापस लौटूंगा, एंटी रोमियो स्क्वाड में काफी पुलिस फोर्स को लगाया गया, इस वजह से अपराध बढ़े हैं प्रदेश में? नहीं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एंटी रोमियो में लगाया गया इसलिए अपराध बढ़ गए। देखिए, एंटी रोमियो में जो पुलिस है सड़क पर थी, ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठ करके। सड़क पर अगर जब तक पुलिस रहेगी तो कहीं ना कहीं से अपराध नियंत्रण होगा। लेकिन एक चीज रही है कि सत्ता दल के भी लोगों ने जहां जहां हंगामा किया है वो भी एक विषय है। और सबसे बड़ी बात है, अगर झंडा और डंडा वही रहा, केवल उसमें बदल गया है, तो उसका भी असर पड़ा है। मैं कई विधायकों की बात आई, उन्होंने किस तरह से किया, लेकिन एक संदेश गया, ये तो संदेश गया कि जहां अवैध इंक्रोचमेंट थे, अतिक्रमण था, उनमें मैसेज गया कि अब अतिक्रमण नहीं चलेगा। पुराने लखनऊ में कई ऐसे एरिया लोगों ने स्वयं डर की वजह से हटा दिए। तो पुलिस में भी अभी अब ये लग रहा था कि हमारा डीजी है वो बदलेगा तो हम बदलेंगे, तो वो सारा जो एक व्यवस्था थी अभी पिछले ही लोगों के, पुराने लोगों के ही हाथों में थी। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि एंटी रोमियो से अपराध बढ़ गए हों। अगर पुलिस दिखेगी, पुलिस सड़क पर दिखेगी, पुलिस पार्क में दिखेगी। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और है, दिनेश जी आपसे मैं सवाल उसका जवाब चाहूंगा कि आपने कहा था कि भाई स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था माफियाओं के लिए, और कहा था कि 40 दिन के भीतर जितने भी हिस्ट्री शीटर होंगे वो तमाम लोग जेल के अंदर होंगे। 30 दिन सर जा चुके हैं हम लोग, 31 दिन आज है, 9 दिन बचे हुए हैं। अभी तक की उपलब्धि क्या रही है हिस्ट्री शूटर्स के मामले में? बिल्कुल 9 दिन आप इंतजार कीजिए। हमने कहा है कि हमने संकल्प पत्र ने अपने जो कहा है वो हम डेट वाइज उसको पूरा करेंगे। इसमें हमको सबका साथ चाहिए, जो बाकी हमारे मित्र पैनल पर बैठे हैं उनका भी साथ चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा कहने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आज दिक्कत क्या है राजनीतिक पार्टियों में, अगर अच्छा भी हो रहा है क्योंकि वो विपक्ष में है तो उनको अच्छा दिखता तो है, लेकिन कहने ना कहने की बाध्यता होती है। आप कह रहे हैं 1 महीने की, पूत के पांव जो है पालने में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो योगी सरकार के जो काम है ना वो इस 30 दिन में नहीं, पहले दिन ही दिखने शुरू हुए थे। और जो आप बात कह रहे थे, निश्चित तौर पर इस तरह के जो माफिया थे, या तो अब उन पे चर्चा हो रही, या तो आप प्रदेश छोड़ दीजिए तो दूसरे काम धंधे चला रहे जो वसूली का काम करते थे ना। प्रदेश छोड़ने का ऑप्शन हम लोगों ने शुरुआत में नहीं दिया था, आप लोगों ने नहीं, सिर्फ उनके पास एक था कि 40 दिन के भीतर तमाम हिस्ट्री शीटर होंगे और वो जेल के अंदर होंगे। नहीं, 2 ही ऑप्शन होता है अंदर का मतलब यही होता है कि जहां पर आप स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं आप वहां विचरण नहीं करेंगे, और जेल का मतलब यही होता है कि आप जाना जहां नहीं चाहते हैं वहां आपके जाने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। आपको काले पानी की सजा क्या थी? वो भी तो जेल ही था, वो जेल से बड़ी सजा थे। तो जब आपको जिला बदर किया जा रहा है, जब आपको प्रदेश बदर किया जा रहा है तो जेल से बड़ी सजा है। निश्चित तौर पर इसके बाद भी अगर नहीं गए तो आपको जेल में दिखेंगे निश्चित। ठीक है चंद्रशेखर पांडे जी, क्या ये बात अस्वाभाविक और इम्प्रैक्टिकल से लगती है कि 31 दिन में तकरीबन अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 9 दिन के भीतर प्रदेश भर के जो हिस्ट्री शीटर हैं वो या तो प्रदेश से बाहर होंगे या प्रदेश के अंदर होंगे तो जेल में होंगे? आनंद जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और अपने दिनेश भाई को शुभकामना दे देता हूं। उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी कि अच्छे कामों की तारीफ नहीं होती है। निश्चित रूप से अच्छे काम की तारीफ होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन दिनेश भाई से मैं बोलूंगा बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार कर लें वो कि क्या लॉ एंड ऑर्डर पे कल की, पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल 9 दिन में नहीं होने जा रहा है। कारण मैं आपको बता दूं
कि प्रदेश के जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं, हमने एक आरटीआई भी डाली हुई है, वो आ जाएगा तो आपके आंकड़े के साथ दे दूंगा मैं। जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं उसका चाहे 50% हो या 70% हिस्सा हो, या ये कह लीजिए कि एक तरह से एक विशेष समुदाय के अलावा जितने भी लोग थे सारे के सारे आज की डेट में हिंदू वाहिनी हो या ऐसे जो सैकड़ों तरह की वाहिनियां सेनाएं बन गई हैं, उन सेनाओं के प्रदेश से लेकर जिला लेवल के पदाधिकारी हो चुके हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगाए बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में चल रहे हैं। किसी आज की डेट में इंस्पेक्टर की हैसियत ही नहीं है कि वो इतना बड़ा पदाधिकारी, इतने बड़े बड़े उन हिस्ट्री सीटरों के नाम हो चुके हैं। टेलीविजन पे नाम लेना एक गलत हो जाएगा। 10 नाम आप फेसबुक पे ढूंढ लो तो आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया छोड़ देते हैं चंद्रशेखर पांडे जी, लेकिन मैं अप्रिशिएट इस चीज के लिए करूंगा आपको, अगर बेहतर होगा आवाम के लिए भी, चर्चा के लिए भी, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी, अगर आप कुछ नाम उसमें से बता पाए। दिनेश जी सामने सीधा उनसे जवाब लिया जाएगा। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि अभी बड़ा इनिशियल कॉल है, ये बड़ा गलत दिशा में चला जाएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि बिना नाम लिए भी ये ऐसे बहुतेरे हिस्ट्री सीटर हैं, अपराधी लोग हैं जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसके ऊपर अगर मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि आप अति उत्साह में ना आइए, इसका मतलब यह बात उनको मालूम है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, अजय कुमार जी आपके पास में आता हूं कि अगर कर्टन की तरह, एक एस्केप की तरह बलों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपराधियों के लिए, तो क्या एक और बड़ी गंभीर परिस्थिति की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि हिस्ट्री सीटर्स को कोई पार्टी जो है वो इस्तेमाल कर रही है, मैं इसमें नहीं हूं। लेकिन हाँ, ये हिस्ट्री सीटर्स या जो क्रिमिनल्स हैं वो बड़ी जल्दी पाला बदलने में माहिर होते हैं। ये देख लेते हैं कि किसकी सरकार आई है, चाहे अफसर हो और चाहे ये क्रिमिनल्स हो, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में बड़े माहिर होते हैं। हर दल में जैसे ही सरकार बनेगी उनके यहाँ मंत्रियों से लेकर के उनके संतरी तक के यहाँ पहुंच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हो सकते हैं जो अपनी गाड़ियों में झंडा और हूटर लगा करके चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये झंडे बैन होने चाहिए। अगर लाल बत्ती की बात खत्म हो गई तो इस तरीके से कम हूटर और पार्टी का झंडा गाड़ियों पे लगाना बैन हो जाए। पुलिस पर धमकाने, पुलिस जैसे मैं देखता हूँ हजरतगंज में, लखनऊ में रोकी गई तो झंडा लगी गाड़ी को बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक का सिपाही रोकता है और उसको जाने देता। उसमें कौन बैठा है, क्या बैठा है, ये चीजें अगर नियंत्रित नहीं होंगी तो ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनमें अधिसंख्य क्रिमिनल जो है वो दल बदलने में माहिर है और अपनी निष्ठा बदलने में माहिर है। मैं देखता हूँ सचिवालय में कई मंत्रियों के यहाँ वही पुराने लोग जो दूसरे थे एक गमछा डाल करके और उनके यहाँ मंत्री से मिलने जाते हैं, बाकायदा उनके सचिवालय में पास बन जाते हैं। आखिर कहीं ना कहीं से उनकी साठगांठ है। इसलिए मैं ये जानता हूँ अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो इस तरह से है वो हर दल में मौका उठा करके दिनेश जी, तो क्या ऐसे अपनी आस्था का परिवर्तन करने से क्या वो लोग गंगा नहा लेते हैं? क्या पार्टी में उनकी एंट्री हो जाती है? गंगा नहीं नहा लेते हैं। हम अजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। लोगों के बोर्ड जो है ना, पार्टी लोगों ने नहीं बदली है, लेकिन लोगों ने अपने बोर्ड को पुतवा कर वहां पार्टी के नाम जरूर बदल दिए हैं। लोग सिंबल, बल्कि अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, सोशल मीडिया पे चल रहा है कैसे वो एक पार्टी का बोर्ड कहीं लगाए हुए हैं और भूल से वो बोर्ड उनका रह गया है, दूसरा बोर्ड भी उन्होंने लगा लिया दूसरी पार्टी का। और झंडे के बाद निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है कि पहले गाड़ियों पर लोग बोर्ड लगाते थे, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा लेते थे, बोर्ड उतरा। लाल बत्तियों पर आज सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुझे लगता है इस पर भी अगर यही परिणति रहे तो निश्चित तौर पर लेना पड़ेगा। ये सरकार झंडे और बैनर को देखकर जो है किसी को बख्शने वाली नहीं है। जो गुनाहगार है उसको सजा देगी, वो किसी भी पार्टी का हो। जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी अपराधी है, वो किसी पार्टी का नहीं, वो अपराधी है तो अपराधी है, गुंडा है तो गुंडा है, उसको सुधर जाना होगा, नहीं तो जो दो रास्ते बताए गए उस रास्ते पर उसको भेजा जाएगा। ठीक है, हिला साहब आपके पास में आता हूं कि सरकार बनने के बाद ये कहा गया था कुछ दलों की तरफ से कि एक समुदाय ऐसा है जिस समुदाय के अंदर थोड़ा इनसिक्योरिटी आ गई है, असुरक्षा का भाव हो गया, और खास तौर से योगी जी की जो पहली छवि थी और सरकार बनने के बाद जो कुछ नीतियां रही हैं उन नीतियों की वजह से क्या वाकई में प्रदेश का कोई ऐसा भाग है जहां पे ऐसे असुरक्षा की भावना है, चिंता की भावना हो? आनंद देखिए, जहां तक कि कोई भी एक इसके है कि कोई लोग जो है डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं, आनंद ऐसा है नहीं। एक बात जरूर है, सशंकित हैं जी,
आशंकाएं जरूर उनके अंदर दिमाग में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार के बयान योगी जी देते रहे उसी प्रकार के ये मुख्यमंत्री भी ना साबित हो। तो निश्चित रूप से वो आशंकाएं हैं जी। उसके अलावा जब अवैध की बात करते हैं तो अवैध बहुत सी चीजें हैं, लेकिन योगी जी की सरकार ने जो पहली अवैध चीज को बैन किया है वो चीज अवैध बैन की गई है जो निश्चित रूप से डायरेक्टली उन लोगों को बेरोजगार करती है जिस समाज की आप बात कर रहे हैं। देखिए, अवैध रूप से सारे, आप कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में चले जाइए, कितनी दुकानें, कोई लाइसेंस नहीं, कोई सीएसटी नहीं, कुछ नहीं, उनके पास कोई कार्य नहीं हुआ है। अवैध रूप से कितने ही जो है वो मैरिज हॉल्स बने हुए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। अवैध रूप से कितने ही लोगों ने नगर पालिका के अपने बोर्ड लगा रखे हैं और वहां के पास वो साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने ही लोगों ने अवैध रूप से जो है वो एनक्रोचमेंट कर रखा है। हालांकि अजय जी कह रहे हैं कि वो कम हुआ है, लेकिन वो ऐसा कुछ मेन शहर में दिखाई नहीं देता है, वो आज भी अवैध रूप से चल रहा है। अगर अवैधता के नाम के ऊपर कहीं एक कार्य किया गया है, कहीं एक जगह के ऊपर बेरोजगार हुए, तो दो ही लोग हुए हैं। एक मजदूर लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो करीब करीब ठप हो गई है, और दूसरे जो बेरोजगार हुए वो उस समाज के लोग हुए जिनको निश्चित रूप से एक आशंका है। हाँ, हम इस बात को पूरी तरह लेकिन मानते हैं, हम पूरी तरह इस बात के ऊपर योगी जी के साथ भी देते हैं कि देखिए, वो खाने पीने की वस्तु है, वो साफ सुथरी स्वच्छ मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इसका कार्रवाई जो है वो थोड़ा सा मानवीय तरीके से किया गया होता, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखा गया होता कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग बेरोजगार, आपका सवाल हिलाल साहब वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन फिर मेरी वही दलील है कि 2006 में अगर सरकार जगी होती इस बात को लेकर तो शायद आज वो लोग उस स्थिति में होते कि कोई ऑल्टरनेट तलाश गए होते। लेकिन अगर 2006 में जगी होती तो 2006 की सरकार आज भी होती। अगर 2006 में या 2014 में या 2012 में जो सरकारें थी, अगर उन लोगों ने वो कार्य किए होते जिससे जनता बहुत ईमानदारी से सर आपने स्वीकारा इस बात को। सर, हम पुराना रेफरेंस दे करके नई सरकार को बचा नहीं सकते हैं। नहीं बचाने अगर वो उसको छाते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, नई सरकार बच भी नहीं सकती है, सवालों के जवाब देना उनका फर्ज है। दिनेश जी, अगर हिलाल साहब ने कहा कि एक वर्ग विशेष सशंकित है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, हो सकता है मंशा बिल्कुल साफ हो, लेकिन अगर सशंकित है तो फर्ज सरकार का ही बनता है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए, विश्वास उनके साथ बनाया जाए। कैसे करेंगे काम? जैसे जब देखिए, बिल्कुल अजय जी आप सही बात कर रहे हैं, हिलाल साहब ने भी अच्छी बात की। सशंकित होना, जब कार्रवाई शुरू हुई तो उनके अंदर शंका पैदा हुई कि क्या सारे इस तरह से दुकानें बंद कर दी जाएंगे, लेकिन बाद में क्लियरिटी आई क्योंकि शासन की कहीं सरकार की मंशा ही नहीं थी। कोई भी अवैध काम हो, जिसकी चर्चा अभी नकवी साहब कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे कि सारे भी अवैध काम बंद होने चाहिए, तो धीरे धीरे सारे अवैध काम बंद होंगे। आपने कहा कि अगर शुरू हुए होते पहले से, आज ये नौबत ही ना आई, सरकारें ही इसको बढ़ावा देती है ना कोई ना कोई अच्छी बात आज हिलाल जी स्वीकार किए, तो आपकी जहां सरकारें हैं उनसे निवेदन कर लीजिए कि ऐसी स्थिति ना पैदा करें कि कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि बननी ही बननी है, अब बच्चे खुचे कुछ राज्य हैं, तो वहां यह स्थिति नौबत ना आने पाए। तो आज सशंकित हैं लोग, अपराधी सशंकित हैं, जो वसूली अभियान में लगे हुए थे, गुंडा टैक्स में प्रदेश में, वो सशंकित है। दिनेश, सर ऐसे लोगों को तो डरा हुआ होना चाहिए, सशंकित ना होना चाहिए। नहीं, वो डरे भी हैं, समाज के लोगों को अपराधियों के साथ जोड़ रहे हैं, वो सरकार से सशंकित नहीं है। दूसरे पार्टी के जो नेता गलत बयानी करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। वापस लौटूंगा, हिलाल जी की बात पूरी सुन लेते हैं। आपकी नीयत को भी दिखा रहा है, आपत्तिजनक आपने ये बयान दिया है। क्या चीज? आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई, एक बार अपनी बात दोहरा दीजिए आप। आनंद जी, हमारा ये कहना है कि अगर आप शशंका की बात को कहते हैं कि एक समाज के लोग शशंकित हैं, तो आप कहते हैं कि अपराधी भी शशंकित हैं। आप ये कहते हैं अवैध कार्य करने वाले भी शशंकित हैं। आप एक समाज को इस प्रकार के लोगों के साथ जोड़ते हैं, यही अपने आप में आपकी नियत और आपकी तरफ शशंका। हिलाल जी, मैंने पहले ही प्रारंभ में कहा कि एक वर्ग के लिए ये व्यवस्था नहीं है। अपराधी किसी, मैंने तो कहा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो गुनाहगार है तो गुनाहगार है। मैं तो सारी पार्टी का नाम ले रहा हूं। इसको आप प्लीज, यही मैं कह रहा हूं, शंका तब पैदा होती है जब दूसरे दल के लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो शंका होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि तथ्य परक जो है, जो सही चीजें हैं, अगर उसको हमारे साथ आप लोग भी रखें तो अच्छी बात है। अजय कुमार, जिस शंका की बात यहां पर की जा रही है, यहां पर सरकार की तरफ से एक दो योजनाएं भी
की गई थी, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए सद्भावना मंडप योजना थी, और जो गरीब मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी शादी में मेहर देने का ऐलान भी किया गया था। क्या ये योजना इस काबिल होंगी या इसमें पूरी हो पाएंगी कि उस वर्ग विशेष को एक भरोसा मिले सरकार की तरफ से कि नहीं भाई सरकार ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है? आनंद, मैंने बहुत पहले कहा जी कि नेता कोई भी है और उसकी नीयत साफ है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है और उसकी नीति सही है, तो वो सशक्त होगा और सही माने में रहेगा। हाँ, ये बात ठीक है, योगी जी जब पार्टी के थे, एक मुखिया थे, नेता थे, तब एक वर्ग विशेष भले ही सशंकित रहता हो, लेकिन जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री के पास, बदलाव है, स्पष्ट रूप से बदलाव दिख रहा है और उस बदलाव का मैसेज नीचे तक गया। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, जो लोग भी उनसे मिले उन्होंने उसकी समर्थन की बात की और सारी चीजें। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, एक संदेश कैसे जाता है, 2 उदाहरण बहुत छोटे छोटे देता हूं। मेरे एक परिचित जो है वो एसडीएम है सहारनपुर में, परसों ही मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा भाई एक एमएलए साहब थे जो पहले बसपा में थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और जीत गए। जब वो बसपा में थे और सपा की सरकार थी, तब फोन करके हमको धमकाते थे कि अमुक लेखपाल को यहां से वहां ट्रांसफर कर दो, शाम को दे दो। लेकिन जब से ये सरकार आई है और वो एमएलए हो गए सत्ता दल के, आज तक फोन नहीं आया। जब मैंने एक दिन फोन किया कि विधायक जी कुछ काम तो हमको बताइए, तो कहते हैं अरे नहीं, मुझे कोई काम नहीं बताना है और मेरे नाम पे भी अगर फोन आवे तो कुछ न करना, मुझे बता देना। तो ये एक भय इनके मंत्रियों में, इनके विधायकों में गया है। कई मंत्री हैं वो ट्रांसफर, भाई मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग अभी नहीं करनी है, आप जो कहना है वो योगी जी से कहलाइए। तो योगी जी का एक संदेश, नेता नीत निर्णय की क्षमता अगर उनमें है तो उसका संदेश जनता तक, नीचे तक जाता है। अभी 1 महीने का समय हुआ, एक संदेश गया है, लेकिन वो जो निर्माण कार्य है, जो निर्माण कार्य रुके हुए हैं और जो अभी तक अधिकारी, वही अधिकारी, उनको ये लग रहा है मुझे रुकना है, नहीं रुकना है, पेमेंट से काम कर रहे हैं। तो ये भी कोई सरकार आती थी तो अपने ढंग के अधिकारी लाती थी, लेकिन आज योगी जी ने भी कहा हमें काम इन्हीं से लेना है। लेकिन काम लेना है तो कम से कम उन्हें ये आश्वासन रहे कि आपको काम करना है। बहुत से सशंकित है, तो वो निर्णय हो जाए और निर्णय का इम्प्लीमेंट नीचे तक हो। ये ठीक है, किसानों के कर्जे की माफ की बात उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कही थी, पहले उसमें ही हो गया। गन्ना किसानों की बात देखिए, निश्चित रूप से गन्ना किसानों को भुगतान में प्राथमिकता मिली है। कई चीनी मिल के लोगों ने मुझे बताया कि सरकार उनका बिजली का बहुत सा पैसा, जो बिजली वो को जनरेशन से पैदा करते हैं चीनी मिल वाले, वो सरकार को देते थे और उसका करोड़ों अरबों रुपया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पर बाकी था। उसका जब बकाया भुगतान होने लगा है चीनी मिल मालिकों को, तो वो किसानों को मिलने लगा। तो भाई मैंने कहा अगर नीयत साफ हो, नीयत सही हो, तो परिणाम जल्दी आएंगे। दिनेश जी, जो बात की अजय कुमार जी ने कि भाई अधिकारियों के भीतर एक शंका है, उसके बाद छोटी सी टिप्पणी आपकी, उसके बाद हम बात करेंगे किसानों की। नहीं, हमने कहा कि शंका उन सारे लोगों को हो जो कामचोर हों, क्योंकि माननीय योगी जी ने पहले दिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ वो काम करने के लिए तैयार रहें जो 15 से 18 घंटे काम कर सकते हैं। वही अधिकारी हैं। आज रात में 12 बजे अधिकारियों के साथ बैठक हो रही कि नहीं हो रही है? लोग बैठक में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और उन्होंने कहा है फाइलों का जल्द निस्तारण हो। ये तो नहीं लगेगा कि आप अधिकारी बहुत अच्छे और फाइलों का ढेर लगता चला जाए, आपको आउटपुट देना होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा ऐसी है और सरकार की इच्छा ऐसा है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार तो सबको मिलकर चलाना है ना, वो तो निर्णय लेगी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का काम तो अधिकारियों का है। अगर अधिकारी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो उनको सशंकित रहने की आवश्यकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं उनको कहीं से सशंकित, और कहीं से वो सशंकित है भी नहीं, वो सशंकित नहीं है, सशंकित वही लोग होंगे मुझे लगता है। जी ठीक है, एक सवाल का जवाब चंद्रशेखर पांडे जी और हिलाल जी, मैं आप दोनों से चाहूंगा, शुरुआत चंद्रशेखर जी आपसे करूंगा कि पिछले 1 महीने में किसान के हालातों में कितना बदलाव आपने देखा है? देखिए, मैं अगर बात करूं तो पहली बात तो एक मैं स्वागत करता हूं, आधा अधूरा ही सही, पर किसानों के लिए जो राहत दी गई कर्ज माफी, ये बहुत ही, जो भी व्यक्ति इसके लाभार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। परंतु आप इस चीज को थोड़ा सा बिल्कुल आंकड़ों के साथ समझ लें कि 92,000 लघु और सीमांत की जो घोषणा थी, और चूंकि ये घोषणा किया किसने? पूरे भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री ने, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि सभी किसानों का, लघु सीमांतों का कर्ज माफी होगी।
92,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी थी। उसके बाद में जब आप इसको कई लिमिट्स में देते हैं तो ये लगभग 67,000 करोड़ होता है, और जो कर्ज माफी होती है वो 30,000 करोड़ की होती है। अब उसका दूसरा पहलू आपको मैं बता दूं कि जो ग्रीन कार्ड बनते हैं, जो फसली ऋण है, लगभग वो 15,000 रुपए बीघा, यानी कि अगर आप लेते हैं एकड़ में तो 15 चौका 60, करीब 60-62,000 रुपए एकड़ के आसपास आते हैं। यानी कि अगर किसी के पास में 2 एकड़ से भी ज्यादा है, और वह भी 60-62,000 एकड़ सबसे लोवेस्ट है, यानी प्योर धान गेहूं की खेती है, जो आलू है, केले हैं, उनका तो करीब 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का फसली ऋण 1 एकड़ पे आता है। यानी कि अगर इस तरीके से देखते हैं हम तो 2 एकड़ से ज्यादा जिसके पास भी जमीन है वो इस रेंज से बाहर हो जा रहा है। 1 लाख रुपए का जो कर्ज माफी है वो जो मध्यम वर्ग का किसान है उसके लिए बिल्कुल नाकाफी है। किसानों के लिए ये राहत काफी नहीं है, लेकिन क्या सर शुरुआत के तौर पर इसको सही समझा जा सकता है कि सही दिशा में चीजें हैं? क्या ऐसा समझा जा सकता है? लेकिन नाकाफी है, क्योंकि भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री ने अगर ये घोषणा की तो निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरी चीज, यह उत्तर प्रदेश के बजट से हो गया, ये हमें दिक्कत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट देखिए, कान आपके जेब में पैसे हैं। आप अगर आपने किसान को दे दिया तो आप मजदूर को मारोगे, मजदूर को दे दिया तो आप बेरोजगार को मारोगे। उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, और अगर ऐसा किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो फिर से दिनेश जी यहाँ रहेंगे, फिर से उनसे सवाल किए जाएंगे इस बारे में। हिलाल जी, मैं आपका नजर जाना चाहूंगा कि 1 महीने में किसानों के हालात में कितना बदलाव आपने देखा? हम सबको विरोध करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हिलाल साहब। अनंत देखिए, अभी इसके बाद अनंत इस पे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी मात्र ये एक घोषणा हुई है। किसानों के पास तक कि वो कब पहुंचेगा, उनको कितनी कर्ज माफ होगी, कितनी राहत होगी, निश्चित रूप से ये देखने योग्य है। पर हाँ, ये जरूर है कि ये बहुत कम है, और केवल वो भी फसल के ऊपर लेकर के, जबकि किसानों के ऊपर जो है वो कुछ अन्य ऋण भी लिए जाते हैं, जिसके अंदर की जैसे जो यंत्रीकरण के लिए लोग लेते हैं, ट्रैक्टर के लिए लेते हैं ऋण, वो सारे के सारे अभी नहीं किए गए हैं माफ। तो जाहिर सी बात है, इससे उत्पादन के ऊपर बढ़ोतरी हो जिससे कि सरकार को लाभ हो, वो हमको दिख नहीं रहा है। क्योंकि जिन किसानों के 1 लाख तक की कर्ज माफी की बात की गई है, वो कुल 80,000 के आसपास लोग हैं। वो 2 लाख कुछ हजार किसान थे, उसमें से 80,000 के आसपास किसानों को ये लाभ प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से कम लोगों को किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि उन लोगों के लिए एक राहत आई है, उन लोगों के लिए एक योगी जी ने अच्छा कदम लिया है। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जो वादे अमित शाह साहब ने किए थे, जो वादे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन्होंने उसके अंदर कोई शर्त नहीं लगाई थी। ये बात भी अपने आप में सही है कि जो आपका संकल्प पत्र है उसके हिसाब से काम किया गया, ये बात भी अपनी जगह सही है। अब किसान को यह समझाना कि संकल्प पत्र बड़ा होता है, प्रधानमंत्री छोटा होता है, यह निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत टेढ़ा काम होगा, और वो भी वो किसान जबकि भारत के सर, ये वैलिड पॉइंट आपका है। अजय कुमार जी, इसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया आपको भी चाहूंगा कि संकल्प पत्र के दौरान ऐसी कोई बात सुनने के लिए नहीं मिली थी, ना ही किसी भाषण में, कि अलग अलग कैटेगरी बना दी जाएंगी किसान की, भाई इस कैटेगरी के लोगों को भी इस चीज के लिए ऋण माफी होगी, बाकी चीजों के लिए नहीं होगी। तो क्या किसान के मन में एक शंका अब रहेगी कि वे पहले कहा कुछ और गया था लेकिन हुआ कुछ और? निश्चित रूप से अनंत, संकल्प पत्र में या मोदी जी जहां भी अपनी चुनावी सभा में कहते थे, वो यही कहते थे, पहली कैबिनेट हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, पहली कैबिनेट में किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। उसमें कहीं ये नहीं आता था कि फसली ऋण है या कौन कौन से किसानों का, लघु सीमांत किसानों का है, कहीं ये बात क्लियर। ठीक उसी तरीके से जिस तरह अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का बैंक का कर्जा माफ कर देंगे, बाद में ये स्थिति आई कि नेशनलाइज बैंक नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक है उनका माफ करेंगे। वही बात इस समय भी हुई, संकल्प पत्र में था कि किसानों का माफ करेंगे, कहीं पर भी ये सीमांत किसान, लघु किसान, फिर किस चीज के लिए, फसल के लिए लिया गया है, बीज के लिए लिया गया है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया गया है। किसानों का ऋण तो ऋण है, बैंक से लिया गया ऋण है। अब बैंकों का किस तरीके से होगा, क्या चीजें, पहली कैबिनेट में तो यह कह दिया गया कि 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे। अब वो किस तरह से बनेगा, क्या चीजें हैं, लेकिन जो कहा गया था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, उस चीज में कहीं ना कहीं से, हाँ हेलो, ठीक है दिनेश जी, आपके पास कहीं ना कहीं से अभी शंका बनी हुई। जी ठीक है दिनेश जी, आपके पास मैं आता हूं कि जो शंका किसानों के मन में है, ये सर बहुत वाजिब शंका है, और ये कि आपने कहा कुछ और था, बाद में कैटेगराइजेशन करा दिया गया, लेकिन क्या ये भरोसा दिला सकते हैं कि आने वाले वक्त में या कितने वक्त में किसानों के लिए बाकी राहत भी आएगी? ये सरकार किसान हितैषी सरकार है,
86 लाख किसानों का ऋण जो है 1 लाख तक का ऋण जो है माफ इस सरकार ने किया है। और हम किसान विरोधी होते तो हम गन्ना किसानों का जो बकाया 5,000 करोड़ था उसके भुगतान के लिए अवधि तय ना करते। अगर आप इतने ही ऐसी थे तो आपकी सरकार थी ना, दर दर भटके। और शंका इसलिए है हिलाल साहब को क्योंकि आपने भी एक पैसा भेजा था जो 2 रुपया 75 पैसे का चेक का भुगतान हुआ था, वो भी याद कर लीजिए। दूसरी इसीलिए शंका उन्हीं लोगों में है। अभी तो ये सरकार और वो भूल रहे दिनेश सिंह साहब, वो आपने भेजा था। और सुनिए और एक चीज कम से कम तथ्य तो सही रखिए। और हिलाल साहब एक बात और हिलाल साहब सरकार का नहीं, आपकी सरकारों ने बांटा था जिसके साथ आप गए थे। हमारी सरकार ने भेजा था और जिसके साथ आप गए उन्होंने बांटा था। पिछले 3 साल से हिलाल जी मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, पिछले 3 साल सुन लीजिए हिलाल जी जरा सुन लीजिए। हमारी सरकार ने भेजा और बांटा, आपकी सरकार जिसके साथ आप गए। ठीक है, कृपया करके हिलाल साहब तब और हम लोग बहस में नहीं उलझते हैं, चर्चा के लिए यहाँ पर हैं। नहीं अच्छा जी, एक सवाल बहुत गंभीर सवाल इन उठाया। आपने कहा प्रधानमंत्री की बात छोटी हो गई और नेता की बात बड़ी हो गई। ये आपके यहाँ होता था। आप ध्यान दीजिए, आपके यहाँ प्रधानमंत्री बौने होते थे और आपके उपाध्यक्ष छोटे होते थे। कैसे वो पेपर फाड़ते थे आपको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री छोटे होते थे। ठीक है सर, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री आपके नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। आरोपों में नहीं उलझते हैं, सिर्फ छोटी से आप ये भरोसा दिला दीजिए किसानों को कितने वक्त में बाकी राहत मिल जाएगी जिसके लिए किसानों की आंखें तरस रही हैं। सर किसानों के, मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे नहीं लगता वो लोग किसानी करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे घर परिवार के लोग किसानी। किसानों को चाहिए 24 घंटे बिजली, वो सरकार देगी। किसानों को चाहिए हेड से टेल तक पानी पहुंचना, वो सरकार देगी। सरकारों को, किसानों को चाहिए समय से खाद, वो सरकार देगी। किसानों को चाहिए समय से पानी, वो सरकार देगी। और किसानों को चाहिए समय से उनका उचित मूल्य फसलों का, वो सरकार देगी। और सरकार ने तो कृषि बीमा योजना लागू की थी ना। आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश के किसानों को कितने लोगों, कितने प्रतिशत किसानों का कृषि बीमा योजना हुआ था। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, इसको हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। ये हमारे किसानों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम कृषि सिंचाई नीति इसीलिए लागू कर रहे हैं। आप याद करिए जब आपकी सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं होती थी। आपके आज फसलों में आग लग रही है, तुरंत भुगतान हो रहा है। आप याद करिए वो दिन और आज का दिन याद कीजिए। उत्तर सरकार सिर्फ किसानों का नहीं, चलिए ठीक है दिनेश जी, उम्मीद करते हैं कि अगली समीक्षा के जब लोग बैठेंगे ऐसे सवालों के जवाब हमारे पास होंगे, कुछ बेहतर जवाबों के साथ, बेहतर आंकड़ों के साथ हम लोग यहाँ पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोकतंत्र में फिलहाल सिर्फ इतना ही।